नमस्कार। अगर बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी के पेपर में पूरे अंक हासिल करना लक्ष्य है, तो ये मास्टर क्लास बिल्कुल सही जगह है। आज हम डिकोड करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उस बेहद शानदार ललित निबंध को, जिसे हम शिरीष के फूल के नाम से जानते हैं। आज का हमारा रोड मैप बहुत ही स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे मुख्य सारांश से, फिर समझेंगे कि शिरीष को एक अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है। प्रमुख प्रतीकों और कठिन शब्दावली पर बात करेंगे और अंत में एक उत्तर लेखन मास्टर क्लास के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो भाग 1, मुख्य सारांश और संदेश, जीवन की अजेयता। यहाँ पूरा का पूरा आधार टिका है एक शब्द पर, जिजीविषा, यानी जीवन की अजेयता, जीने की अदम्य इच्छा। जरा सोचिए, भयंकर जेठ की गर्मी है, लू चल रही है, सब कुछ झुलस रहा है, लेकिन शिरीष खेल रहा है। एक विद्यार्थी के नजरिए से देखें तो जब परीक्षाओं का तनाव चरम पर होता है ना, तब भी हार न मानना और डटे रहना, यही तो है असली जिजीविषा। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या खूब कहा है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। परीक्षाओं के लिए ये पंक्ति एक तरह का अचूक ब्रह्मास्त्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो फलता है उसे एक दिन झड़ना है और जो जलता है उसे बुझना है। ये समय और परिवर्तन का वो कड़वा सच है जिसे हर किसी को मानना ही पड़ता है। अब आते हैं भाग 2 पर। शिरीष, अद्भुत अवधूत, यानी एक सन्यासी की तरह। अब ये अवधूत शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना, लेकिन इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है। अवधूत का मतलब है एक ऐसा अनासक्त सन्यासी जिसे दुनियादारी के सुख दुख या गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इन सबसे ऊपर उठ चुका है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक विद्यार्थी को परीक्षा हॉल में बैठ के चाहिए होती है ना एकदम परम शांति और फोकस, बिल्कुल वैसी ही स्थिति। ये कुछ खास गुण हैं जो साबित करते हैं कि शिरीष असल में एक कालजयी सन्यासी ही है। जरा सोचिए, लू के थपेड़े सहना, वायुमंडल से अपना जीवन रस खींचना और इतने कठोर माहौल में भी अविचल और कोमल बने रहना। सच में प्रकृति के इतने बड़े प्रकोप को चुनौती देकर भी अपना सौंदर्य बनाए रखना एक सच्चे योगी के ही बस की बात है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, प्रमुख प्रतीक और पात्र, जहां हम इन रूपकों को डिकोड करेंगे। ये वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प और व्यंग्यात्मक है। लेखक ने शिरीष के उन पुराने फलों की तुलना सत्ता लोलुप नेताओं से की है जो तब तक डाल नहीं छोड़ते जब तक नए पत्ते आकर उन्हें धक्का नहीं मारते। बिल्कुल उन नेताओं की तरह जो नई पीढ़ी के लिए कुर्सी खाली करने को तैयार ही नहीं होते, मानो फेविकोल का जोड़ हो। यहाँ जो सबसे बड़ा कीवर्ड है वो है अनासक्ति, यानी सांसारिक बंधनों से मुक्ति। अब देखिए, कालिदास ने शकुंतला की रचना की तो उसी अनासक्त योगी वाली तटस्थ भावना से की। कबीर को देखें तो वो एकदम मस्त मौला और फक्कड़ थे। महात्मा गांधी जी ने भी चारों तरफ मारकाट के बीच एक अवधूत की तरह आत्मबल से काम लिया। और खुद लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी समाज को इसी तटस्थ भाव से देखते हैं। एक महान साहित्यकार या जननायक बनने का असली राज यही अनासक्ति है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, कठिन शब्दावली, यानी एक क्विक रेफरेंस ग्लॉसरी। ये वो जादुई शब्द हैं जो किसी भी सामान्य उत्तर को एकदम असाधारण बना देते हैं। स्थिर प्रज्ञता का मतलब है अविचलन बुद्धि की अवस्था। कृषिवल यानी किसान। फिर है निर्वह, जिसका अर्थ है बिना किसी बाधा के। और जीर्ण मतलब पुराना या कमजोर। अगर बोर्ड परीक्षा में परीक्षक को सच में इम्प्रेस करना है ना, तो इन उच्च स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, भाग 5, उत्तर लेखन मास्टर क्लास, जहां हम बात करेंगे शीर्ष अंक प्राप्त करने की। अगर इन 4 सरल चरणों को फॉलो किया जाए तो कोई भी उत्तर पूरे अंक दिलाने वाले मास्टरपीस में बदल सकता है। चरण 1, शुरुआत हमेशा द्विवेदी जी और उनकी ललित निबंध शैली का संदर्भ देकर करनी है। चरण 2, कालजयी या अनासक्त जैसे भारी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना न भूलें। चरण 3, कोई सटीक सा उद्धरण चिपका दें, जैसे जमे की मरे। और आखिरी चरण, उत्तर का अंत हमेशा जीवन की अजेयता वाले मुख्य संदेश के साथ करें। और अब हमारा अंतिम खंड, भाग 6, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभ्यास, ताकि इस मास्टर क्लास की तकनीक को हम लागू करके देख सकें। बोर्ड परीक्षाओं में ये 5 अंकों वाला सवाल अक्सर घूम फिर कर आई जाता है कि लेखक ने शिरीष को अद्भुत अवधूत क्यों कहा है।
और विपरीत परिस्थितियों में ये हमें कैसे प्रेरित करता है? इसके लिए एक बहुत ही ठोस और बहुचरणीय उत्तर की जरूरत होती है, जो विषय को गहराई से समेटे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे द्विवेदी जी की ललित निबंध शैली का जिक्र करते हुए एक दमदार प्रस्तावना लिखी गई है। पहली ही लाइन से परीक्षक पर एक विद्वत्तापूर्ण प्रभाव पड़ना चाहिए। प्रस्तावना में ही लेखक का परिचय और पाठ का जो मूल दार्शनिक स्वर है वो सेट हो जाना चाहिए। अब इस बात पर ध्यान दें कि उत्तरों में फक्कड़पन या अनासक्त जैसे शब्दों को अंडरलाइन करने से और कबीरदास जी या गांधी जी के उदाहरणों को पिरोने से उत्तर में कैसी चमक आ जाती है। यही वो हाइलाइटिंग तकनीक है जो दूसरों से अलग दिखाती है और परीक्षा में अधिकतम अंक पक्के करती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब चारों ओर परीक्षा का भारी दबाव और शोर शराबा हो, तो क्या एक अद्भुत अवधूत की तरह एकाग्र और अनासक्त मानसिकता को अपनाकर हर चुनौती को जीता जा सकता है? बिल्कुल, शिरीष के फूल की तरह विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहना और मुस्कुराना ही असली सफलता है। इसी विचार के साथ सीखते रहें और परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ते रहें।